नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने कुछ मजीद बड़े हमले किए हैं जिसमें दर्जनों इजरायली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की रिपोर्ट जो है सामने आ रही है। साथ ईरान में जंग के अगले राउंड की भरपूर तैयारी जारी है। सुप्रीम लीडर के करीबी तरीन जो शख्सियत हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है कि ये जो अभी सीज फायर हुआ है जिसमें कोई बाकायदा एग्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज है और दोबारा जो है वो जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और ईरान में इसकी भरपूर तैयारियां जो है वो जारी हैं। और इसी दरमियान लेबनान में अचानक एस्केलेशन हो गई है। इजराइल की जानब से सीरीज ऑफ स्ट्राइक जो है वो लेबनान पर की गई हैं जिसमें बड़ी तादाद के अंदर लोग शहीद और जख्मी हुए हैं और जो लेबनीज गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है उनके इन एक्शन की वजह से, उनकी बेबसी की वजह से और उनका जो कॉपरेशन अमेरिका और इजराइल के साथ है उसके बावजूद वो लेबनीज अवाम के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो प्रेशर जो है वो लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा है और वहां से अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये मुमकिन है कि हिजबुल्लाह की जानिब से भी जवाबी हमले लॉन्च हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जो है वो हिजबुल्लाह ने लेबनीज स्टेट को दिया है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकी है। इसी दरमियान यूरोप के जो मसले हैं वो 3-4 डायमेंशंस के अंदर मसले जो है वो सामने आ रहे हैं और जाहिर बात है उसका बरह रास्त ताल्लुक मिडिल ईस्ट के साथ भी है, उसका ताल्लुक जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर के साथ भी है और उसका ताल्लुक जो है वो वर्ल्ड वॉर के साथ भी है। यूरोपीय यूनियन एक दुनिया का बड़ा पावर हाउस है। अब यूरोपीय यूनियन में मसला, पहला बड़ा मसला तो यूक्रेन है। यूक्रेन की जो जंग है वो किस डायमेंशन के अंदर जाएगी, किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, उसका क्या होगा, सीज फायर होगा नहीं होगा, जो कि फिलहाल तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि यूक्रेन का जो मसला है वो ज्यादा एस्केलेट हो रहा है। ये वो मसला है जो दुनिया को आलमी जंग की तरफ ले जा सकता है, रशिया और नेटो की बरह रास्त जंग छेड़ सकता है अल्टीमेटली। तो अब वहां पर जो बहुत बड़ी एस्केलेशन नाज़रीन हुई है कि इस्टोनिया, ये बाल्टिक स्टेट्स है और इस्टोनिया में उन्होंने आज ये अप्रूव कर दिया है कि नेटो के जो न्यूक्लियर कैरियर जंगी तारे हैं वो वहां पर डिप्लॉय हो सकते हैं। अब ये इतनी बड़ी एस्केलेशन है और रशिया के लिए ये अनअफोर्डेबल है क्योंकि इस्टोनिया जो है वो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर साथ लगते हैं और इस्टोनिया एक वक्त में सोवियत यूनियन का भी हिस्सा थी, यानी बाद में जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसमें से इस्टोनिया एक अलग, इस्टोनिया और बाकी और रियासतें बनी हैं, तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है और रशिया जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि न्यूक्लियर त्यारे और वो भी नेटो के वो उनके बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हो। तो वो बहुत बड़ी एस्केलेशन आज वहां पर हुई है। और दूसरा बड़ा मसला यूरोप को जो दरपेश आ रहा है वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका के साथ वो किसी चीज के ऊपर एक पेज पर हैं, किसी पर नहीं है, यानी यूक्रेन जंग में वो एक पेज पर नहीं है। फिर तिजारती जंग उनके आपस में छिड़ी हुई है और आज जो खबर सामने आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है। यूरोप ये सोच रहा है कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इस पूरे इंस्टीट्यूशन को ही रीशेप कर दे। ये समझ ले कि अब तक का सबसे बड़ा इकदाम होगा। दुनिया की जो सारी ट्रेड हो रही है वो WTO के मुताबिक हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत हो रही है। बल्कि अभी जब ये तिजारती जंग छिड़ी और टैरिफ लगे तो चाइना ने और बाकी बहुत सारे ममालिक ने कहा कि हम WTO में जाकर अमेरिका के ऊपर मुकदमा करेंगे। जो भी ट्रेड के उसूल ज़ाब्ते हैं वो सारे WTO तय करता है, यानी आप समझ लें कि दुनिया को चलाने के लिए यह सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। और किसी को प्रेशराइज करने के लिए, मिसाल के तौर पे जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए कि वो इजराइल के लिए कोई सप्लाई बंद ना करें, WTO इस्तेमाल होता है क्योंकि WTO का जो मेंबर है उसके लिए यह रूल है कि वो किसी के लिए कोई बैन नहीं कर सकता। तो WTO इस्तेमाल होता है मिडिल ईस्ट की रियासतों को प्रेशराइज करने के लिए। फिर अगर कोई दुनिया का मेंबर यानी दुनिया का मुल्क जब वो इसका मेंबर नहीं है तो बाकी जो है वो उस मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। तो आप समझ लें कि ये जो वेस्टर्न साम्राज्य है उसका ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है किसी भी मुल्क को घुटनों पर लाने के लिए। तो आज यूरोप खुद ये कह रहा है कि वो WTO को पूरी तरह से रीशेप करने जा रहा है क्योंकि अमेरिका के साथ जो उनके मामलात हैं वो हल नहीं हो रहे हैं और अमेरिका दोबारा से नए जो टैरिफ है वो लगाने की बात कर रहा है। अच्छा, एक ये देखें इससे कितनी बड़ी तब्दीली दुनिया में आएगी। और तीसरी बात यह है कि यूरोप को जो सबसे बड़ा मसला है वो फार राइट पार्टी से है क्योंकि फार राइट पार्टी जो है वो जर्मनी में, फ्रांस में, बाकी बहुत सारे तमाम यूरोप के अंदर ये लहर इस वक्त देखी जा रही है और यूरोप अपने आप को सबसे बड़ा थ्रेट महसूस कर रहा है इन फार राइट पार्टी से जो दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार इमर्ज कर रही हैं। और उसका कॉज है बैड इकोनॉमी, उसका कॉज है मिडिल ईस्ट की जंगें, उसका कॉज है इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज, ये सारा उसका कॉज है। अब यूरोप को ये मसला दरपेश आ गया है कि अमेरिका ने खुलकर इन फार राइट पार्टीज की हिमायत शुरू कर दी है और यानी कि मौजूदा लीडरशिप जिसको अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझती है उसको अमेरिका ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब मैरी ले पेन जो कि फ्रांस की बड़ी लीडर हैं
और इस वक्त फ्रांस मरकज बन गया है फार राइट पार्टीज की जिदोजहद के लिए। अगर फ्रांस में तब्दीली आ गई तो यह फार राइट समझता है कि पूरे यूरोप में वो तब्दीली ले आएंगे। तो फ्रांस के अंदर मैरी ले पेन जो है वो अपनी तहरीक का आगाज कर चुकी हैं मैक्रोन के खिलाफ, और आज अमेरिका ने उनकी खुलकर जो फंडिंग है उसकी सपोर्ट का भी ऐलान कर दिया है। तो ये यूरोप जो है वो बड़े क्राइसिस का शिकार है, यानी ये पूरा देखें ऑर्डर जो खड़ा है वो यूरोप की वजह से खड़ा है। तो यूरोप अब फिर मिडिल ईस्ट की जंगों का क्या करना है? मिडिल ईस्ट की जंगें जो है वो अगर आगे बढ़ती हैं, अगर ईरान की जंग दोबारा होती है, गजा में सीजफायर नहीं होता, फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होता, तो यहां से तो रेफ्यूजीज मजीद जाएंगे और उनकी इकॉनमी जब इससे मुतासर होगी। तो इसलिए उनके ये 4 बड़ी डायमेंशंस हैं उनके मसाइल की। तो क्राइसिस दर क्राइसिस इस वक्त वो फेस कर रहे हैं। तो दुनिया में ना ही कोई जंगें खत्म हो रही हैं, ना ही कोई जो है वो अमन सुकून शांति जो है वो नजर आ रहा है, बल्कि जो अमेरिका की पॉलिसीज हैं वो अब यूरोप के अंदर भी क्योस पैदा कर रही हैं, और खुद यूरोपियन पॉलिसीज टुवर्ड यूक्रेन एंड मिडिल ईस्ट वो मजीद क्राइसिस पैदा कर रही हैं। और जब वो मिडिल ईस्ट का मामला जो है वो फिलहाल कहीं हमें साइड पर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, कि मुस्तकिल तौर पर हल होता जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। गजा से नाज़रीन जो बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, गजा में इसराइल की तमाम तर ब्रुटैलिटी के बावजूद, यानी ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर जो एड लेने के लिए आए फलस्तीनी हैं उनके ऊपर हैवी वेपन्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मतलब दुनिया में किसी दुनिया की जंग में नहीं देखा गया कि इस तरह से एड ब्लॉक कर दी गई हो। तो ये सारा कुछ वहां पर हो रहा है, और अब उन्होंने प्राइवेट आर्मीज वहां पर दाखिल कर रखी हैं, दाइश के लोग वहां पर दाखिल किए हुए हैं। इस सब के बावजूद उनको एक तो कोई अस्करी कामयाबी हासिल नहीं हो रही, दूसरा उनके फौजियों की जो मरने की रिपोर्ट्स हैं वो आती चली जा रही है, ये वाकयात होते चले जा रहे हैं, इजरायली फौजी वहां पर मर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी आप कह लें कि उनके लिए एक प्रेशर टूल है ये कैजुअलिटीज होना। इजरायली मीडिया, सिक्योरिटी इंसिडेंट हैज बीन रिपोर्टेड इन खान यूनिस सदर्न गाजा स्ट्रिप एंड मिलिट्री इवैक्यूएशंस बाय हेलीकॉप्टर्स are transporting injured soldiers from the Khan Yunis and a severe incident reported in Gaza। और इसके अलावा कसाम ब्रिगेड ये बता रहे हैं कि उन्होंने ईस्ट आधा खान यूनिस में इजरायली जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनको भी निशाना बनाया है। तो ये ताजा तरीन एक वाकया है, और जो है वो कल हमें एक बड़ा वाकया जो रिपोर्ट हुआ, एक फलस्तीनी फाइटर ने 22 इजरायली फौजियों को जो है निशाना बनाया, और आज फिर ये एक और बड़ा वाकया हुआ। तो उनके फौजी, अब इजरायली मीडिया ने एक और रिपोर्ट जारी की है, उनके मुताबिक पिछले वीक के अंदर जब ईरान के साथ भी जंग जारी थी, पिछले वीक के अंदर वो कह रहे हैं कि 20 इजरायली फौजी मारे गए। जख्मियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, 20 इजरायली फौजी मारे गए। चैनल 12, द किलिंग ऑफ 20 इजरायली सोल्जर्स इन गाजा स्ट्रिप ड्यूरिंग द पास्ट वीक। इफ इजरायली लॉसेस कंटिन्यू एट दिस रेट, नेतन्याहू विल विड्रॉ फ्रॉम गाजा अंडर हमास टर्म्स। अब आप देखें ना, अगर एक हफ्ते के अंदर इजराइल के इतने ज्यादा फौजी मारे जाएं, एक हफ्ते में 20 अगर उनके फौजी मारे जाएं, तो जाहिर बात है कि नेतन्याहू इसको मजीद कितने दिन और खींच सकता है और कितने दिन ड्रैग कर सकता है, जब उसको ईरान से भी शिकस्त हो गई है। और फौजी एक हफ्ते में 20 फौजियों का मरना, ये बहुत यानी कि बड़े नंबर है। और इजरायली मीडिया इसलिए कह रहा है कि अगर ये रेशो इसी तरह से जारी रही, अगर 2-3 हफ्ते इसी तरह से इसी रेशो के साथ इजरायली फौजी वहां पर हलाक होते रहे, तो नेतन्याहू को अंडर प्रेशर वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा अंडर हमास की शराइत। अच्छा, जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं इस वक्त वो आलमी खबरों की जिन्नत हैं, और जो खुलकर फिलिस्तीन की सपोर्ट कर रहे हैं। नेतन्याहू की गिरफ्तारी का उन्होंने अनाउंस कर रखा है, और ट्रंप के लिए वो कहते हैं कि मैं ट्रंप के लिए डरावना ख्वाब हूं। अच्छा, जुरहान ममदानी जो है उन्होंने एक और इस वक्त ट्वीट किया है, जिससे इजराइल में काफी आप समझ लें कि खलबली मची है। उन्होंने इजरायली मीडिया ही की एक रिपोर्ट जब शेयर कर दी है, हैरेड्स की ये रिपोर्ट है, इसको वो शेयर कर रहे हैं। हैरेड ये कह रहा है कि इट्स अ किलिंग फील्ड, IDF soldiers ordered to shoot deliberately at unarmed Gazans waiting for humanitarian aid। हैरेड ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो एड सेंटर्स हैं वो मैदान जंग बने हुए हैं, और जानबूझकर जो इजरायली आर्मी है डेलिबरेटली उनके ऊपर अटैक कर रही है। इसको जनाब उठाकर जुरहान ममदानी ने शेयर कर दिया है। तो वो बात जो है वो वहां पर भी, यानी वो वहां पर खुलकर इजराइल पर तनकीद कर रहे हैं, इससे वो और ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो अब रिफ्लेक्शन कर रही है इलेक्शन के अंदर। तो ये एक बड़ी बात है कि वहां इनका जो बयानिया है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। अच्छा, ये वहां पर अमेरिकन मीडिया पर बैठकर इन सारे वाकयात का इस तरह से जवाब देते हैं कि हम कोई जानबूझकर निशाना नहीं बना रहे। अब आप जरा अंदाजा करें कि हम कोई जानबूझकर निशाना नहीं बना रहे, ये बस ये कोलैटरल डैमेज है, और ये बस दरमियान में हमास मौजूद थी, हमने हमास को निशाना बनाया और फला फला, ये ऐसी बातें करते हैं, लेकिन पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अवाम उनको वोट कर रही है जो खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। अच्छा, इसी दरमियान जो इजरायली कोर्ट्स हैं,
नेतन्याहू ने वहां पर रिक्वेस्ट की है कि उसका जो ट्रायल है उसको उसमें रिलीफ दिया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया, नेतन्याहू की अपील को। एसोसिएटेड प्रेस ये रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली कोर्ट रिजेक्ट्स नेतन्याहू's रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन हिज करप्शन ट्रायल। अब चूंकि ट्रंप ने यह कहा है कि इसके सारे जो केसेस है वो माफ हो जाने चाहिए, तो इसने एक बाकायदा अपील वहां पर दायर की, लेकिन कोर्ट्स ने रिजेक्ट कर दिया है। यह एक बड़ी डेवलपमेंट है और इजरायली जो ऑपोजिशन है उसने ट्रंप के इस अपील को, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया है और इसको कहा है कि यह हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है, इसको हम किस तौर पर कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, अब साथ साथ गजा का सीज फायर और आगे के अरब फौजें वहां पर जाएंगी, फलस्तीनी रियासत, अब्राहम अकॉर्ड, ये सारी चीजें भी साथ साथ चल रही हैं। उसके ऊपर बेन गवर का जो स्टेटमेंट आया है वो इंपॉर्टेंट है। बेन गवर ये कह रहा है, आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट नेतन्याहू विल रिपीट पास्ट मिस्टेक्स एंड एंटर इनटू नेगोशिएशंस दैट लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। वो कह रहा है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि नेतन्याहू जो है ऐसे नेगोशिएशंस का हिस्सा बनेगा जो फलस्तीनी रियासत की तरफ लेकर जाएंगे, ये किसी तौर पर पॉसिबल नहीं है, और वो अगर ऐसा करेगा तो माजी की मिस्टेक्स दोहराएगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसकी वजह यह है कि माजी की कौन सी मिस्टेक्स है भाई, माजी की मिस्टेक कौन सी है, तो वो हवाला दे रहा है ओस्लो अकॉर्ड का। ओस्लो अकॉर्ड वो फॉर्मल आप कह लें कि नेगोशिएशंस थे जो फलस्तीनी रियासत के लिए हुए, जिसमें यह कमिट किया गया कि इन स्टेजेस फलस्तीनी रियासत बनाई जाएगी, जिसमें पहले एक फलस्तीनी अथॉरिटी होगी, फिर ये अल्टीमेटली एक आजाद रियासत में बना दिया जाएगा। तो उस ओस्लो अकॉर्ड का नतीजा क्या निकला था, हमने सारी स्टोरी आपके सामने रखी। वो जो प्राइम मिनिस्टर था उसके बारे में कहा जाता है कि उसको मरवाने में नेतन्याहू ही का किरदार था। तो अब बेन गवर उसी चीज की धमकी नेतन्याहू को लगा रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर कोई टू स्टेट नहीं बनना है, यानी बेन गवर नेतन्याहू को उसी चीज की धमकी लगा रहा है जो नेतन्याहू ने खुद किया था। इसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि उस वजीर आजम को मरवाने में इसी का किरदार था, इसी का हाथ था, इसी ने इंसाइट किया था। तो बेन गवर भी नेतन्याहू को उसी अंजाम की धमकी दे रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए, वहां जिनका ये नुमाइंदा है जो इजरायली सेटलर्स हैं, वो मतलब फलस्तीनी रियासत बनने देंगे, तो वो कभी भी इसको नहीं होने देंगे। इसलिए ये मसला चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस यहां पर एक ही रियासत बनेगी। और वैसे भी टू स्टेट जो है वो एक ट्रक की बत्ती है, और जो ये है कि बस बनेगी, पता नहीं कब बनेगी, वो फिजिबल है ही नहीं। बस दुनिया में पता नहीं कौन सी ऐसी रियासत है कि एक उसका कोना इधर है, दूसरा कोना इधर है, वो आपस में उनका कोई जमीनी राब्ता ही नहीं है। यानी वेस्ट बैंक और गजा का कोई जमीनी आपस में राब्ता ही नहीं है। ये कौन सी रियासत है? तो ये बस आप समझ लें कि ये कोई फिजिबल प्लान है ही नहीं। तो ये जंगें चलती रहेंगी फलस्तीन के तराजे के ऊपर अनटिल एंड अनलेस यहां पर एक ही रियासत बनेगी। और इजरायली सेटलर्स है वो नेतन्याहू को कह रहे हैं कि किसी सूरत फलस्तीनी रियासत की जो मुज़ाकरात है वो ना करना। तो अब अमेरिका का भी प्रेशर है, क्योंकि अमेरिका की जो वाइल्ड स्ट्रेटजी है मिडिल ईस्ट के हवाले से, उसने अरबों को अपने कैंप में रखना है। और अब चूंकि इजराइल तमाम फ्रंट्स के ऊपर शिकस्त खा चुका है, तो अब अरबों को कैसे अपने कैंप में रखना है, तो अब उनको कुछ ना कुछ गजा का सीज़फायर आगे पीछे कुछ ऐसी चीजें करनी है ताकि वो भी बता सकेंगे भाई हमने ये अचीवमेंट करके दिखाई है। देखिए, हम जो इतना अरसा खामोश रहे हैं, देखो हमने सीज़फायर करवा लिया, देखो हमने फलस्तीनी रियासत की कमिटमेंट ले ली। तो इस तरह की बातें होंगी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, गजा का सीज़फायर ये फलस्तीनियों की सबसे बड़ी एक जीत होगी, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि गजा का सीज़फायर हो। तो अगर वो मजबूर हो रहा है तो ये विक्ट्री है, लेकिन इसमें भी अब वो अमेरिका की मदद से चाहता है कि कोई नया यहां पर मंसूबा बनाया जाए। यमन के अंदर आज बड़ी रैलीज हो रही हैं और यमन ये कह रहा है कि वो फलस्तीन के साथ खड़ा है, आखिरी हद तक खड़ा है। मैस रैलीज अक्रॉस यमन डिक्लेयर्स विद गाजा अंटिल विक्ट्री, फतह तक जो है वो हम गजा के साथ खड़े हैं। और लेबनान के हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। ईरान का जब सीज़फायर हुआ है तो उसके बाद हमने ये बात आपके सामने रखी कि नेतन्याहू कुछ ना कुछ एस्केलेशन करेगा, शाम में, लेबनान में, आगे पीछे कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि सीरिया के साथ उसका एक मुआहदा तय पा रहा है जिसमें गुलान हाइट्स जब वो ऑफिशियली अल शरा इजराइल को देने जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। इसको शाम के लोग कभी कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, तो लेबनान में अचानक एस्केलेशन हो गई है। इजराइल की जानिब से सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स जो है वो लेबनान के ऊपर की गई हैं। ये सिर्फ एक हैबत है, एक टेरर शो करना है। उनसे पूछा जा रहा है ना आपकी क्या अचीवमेंट है ईरान के खिलाफ, तो वो लेबनान पर बमबारी करके अपने एक टेरर जो है वो शो कर रहे हैं। इजराइल लॉन्चेस सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स ऑन सदर्न लेबनान। इसमें काफी ज्यादा कैजुअलिटीज लेबनान के अंदर हुई हैं, औरतें और बच्चे इसमें शहीद और जख्मी हुए हैं। अच्छा, अब ये जो ताजा तरीन एस्केलेशन हुई है, इससे लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि उनकी बेहिसी और बेबसी की वजह से, और उनका जो कोलैबोरेशन है इजराइल और अमेरिका के साथ, और ये पॉलिसी के बस इजराइल को बयानात देते रहेंगे तो वो पीछे हट जाएगा, तो ये चलने वाला नहीं है।
और यहां अब ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि हिजबुल्लाह कोई बड़ा इकदाम जो है वो उठा सकती है। अब जरा देखिए लेबनान से जो एनालिसिस सामने आ रहा है, द पाथ इजराइल इज टेकिंग along with American support and the fragility of Lebanese state will ultimately lead to a collision। यह मामला तसादुम की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि इसराइल ने अपनी बदमाशी में आकर किसी मुआहदे की पासदारी नहीं की और जो लेबनी स्टेट है वो बस यानी उसको क्या कहें कि वो बस एक कठपुतली स्टेट साबित हो रही है, वो एक कमजोर स्टेट साबित हो रही है, कमजोर गवर्नमेंट साबित हो रही है जो कोई भी यानी अपने मुल्क के दिफा में कोई भी इकदाम उठाने से वो कासिर है। तो इसलिए यह मामला तसादुम की तरफ जा रहा है और बहुत जल्द हिजबुल्लाह जो है वो कोई इकदाम उठा सकती है। अच्छा, अब ईरान का जो मामला है वो किस तरफ जा रहा है, अब जरा एक स्टेटमेंट देखिए। ये सुप्रीम लीडर की करीबी तरीन शख्सियत है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीडर खामनाई इन कॉम प्रोविंस सेड वी हैव नॉट मेड पीस बट इट इज मेयरली अ टेम्परेरी पॉज इन द बैटल। अब ये जो कॉम प्रोविंस है ये उनका सबसे मुकद्दस तरीन समझने के शहर है और यानी कि सुप्रीम लीडर को मुंतखब करने के लिए जो काउंसिल है वो भी कौम के अंदर बैठती है, यानी कौम जो प्रोविंस है वहां पर उलमा और सारा यानी इनका मुकद्दस तरीन ये शहर है। तो वहां पर इमाम खामनाई की करीबी तरीन शख्सियत ये कह रही हैं कि हमारा अभी तक कोई मुकम्मल मुआहदा नहीं हुआ है, बल्कि ये जो कुछ हुआ है ये सिर्फ पॉज है, जंग दोबारा से शुरू होगी। तो ये बात हर गुजरते दिन के साथ वाज़ेह होती चली जा रही है कि जंग का एक और राउंड जो है वो आ रहा है और वो इसराइल के लिए नॉकआउट राउंड भी साबित हो सकता है क्योंकि इस राउंड में उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो अगला राउंड जो है वो इस तरह से भी हो सकता है कि एक जमीनी जंग भी शुरू हो जाए और इसराइल के लिए वो नॉकआउट राउंड भी साबित हो सकता है। जो IAEA के सरबराह हैं जिनके पर ये इल्जामात हैं कि उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की इसराइल के साथ जो जिसका नतीजा ये निकला कि ईरानी साइंटिस्ट जब शहीद हुए, तो और जिसको सबसे ज्यादा इस वक्त ईरान कंडेम कर रहा है और रशिया और चाइना ने भी इसमें हिमायत की है, उसके सरबराह क्या बात कर रहे हैं जरा सुनिए। वो कह रहे हैं कि ईरान मस्ट इमीडिएटली अलाउ मी, मुझे अलाउ करे फौरी तौर पर ईरान एंड माई कोलीग्स टू इंस्पेक्ट बट आर अटेम्प्ट्स एट कॉन्टेक्टिंग द अथॉरिटीज आर बीइंग इग्नोर्ड। फौरी तौर पर ईरान मुझे वहां पर आने दे और मैं जाकर इंस्पेक्शन करना चाहता हूं। भाई क्या इंस्पेक्शन करना चाहते हैं? इंस्पेक्शन ये करना चाहते हैं कि वो जो फटा पड़ा हुआ है कि भाई तबाह हुआ है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम या नहीं तबाह हुआ, तो वो जनाब ये इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। मतलब वो ईरान का इतना आगे से सख्त जवाब गया है कि सोचना भी मत कि तुम्हें हम यहां पर अलाउ करेंगे। तो यानी कि अब इनको सबसे बड़ी परेशानी क्या है? परेशानी यह कि इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका क्या बना, वो आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, क्या हो रहा है। तो पहले तो इनके लोग बैठे हुए थे, तो इसलिए जो अमेरिकी सदर ने जो कुछ किया वो सबसे बड़ी उसकी बेवकूफी थी और इसका नतीजा अल्टीमेटली यही निकलेगा कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा और वो इस खित्ते की सबसे बड़ी तब्दीली होगी। जिस दिन ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया उस दिन इसराइल की बदमाशी का वो आखिरी चीज होगी, ठीक है ना। फिर ये अमेरिका और इसराइल ये सारा कुछ ईरान के खिलाफ नहीं कर सकेंगे। जिस दिन ईरान न्यूक्लियर बन गया तो ईरान अब उसकी तरफ बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। अब उनके पास यही देखना, इसके अलावा तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अब इसी दरमियान नाज़रीन वेस्ट में क्या हो रहा है और उसका बराह रास्त ताल्लुक मिडिल ईस्ट से, क्योंकि यूरोप किस डायरेक्शन में जा रहा है, यूरोप किस चीज की वजह से प्रेशराइज हो रहा है, यूरोप की इकोनॉमी, यूरोप की पावर, यूरोप में अंदरूनी इख्तलाफात, ये सारे बहरहाल मैटर करते हैं क्योंकि ये कलेक्टिव सपोर्ट ही तो है इसराइल के लिए। तो अब जरा देखिए एक बड़ी एस्केलेशन हुई है। इस्टोनिया ने कहा है कि वो नेटो के न्यूक्लियर कैरियर जंगी तैयारों को अलाउ करेंगे कि वो इस्टोनिया में डिप्लॉय हो सकें। रशिया का स्टेटमेंट आया है, इस्टोनिया इंटेंशन टू अलाउ नेटो एयरक्राफ्ट टू फ्लाई इन इट्स टेरिटरी डायरेक्ट थ्रेट टू अस। रशिया ने कहा है कि यह हमारे लिए डायरेक्ट थ्रेट है, इसको हम किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। रशियन मीडिया, इस्टोनिया रेडी टू होस्ट न्यूक्लियर कैपेबल नेटो जेट्स, इसमें F-35 जेट्स हैं जो न्यूक्लियर कैरी कर सकेंगे, वो यहां पर डिप्लॉय होंगे। इस्टोनिया रेडी टू होस्ट नेटो जेट्स कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, सेज डिफेंस मिनिस्टर। इस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं नेटो जेट्स को यहां पर। अब क्या मतलब ये सारा किस लिए है? तो ये सारा अब देखें ना, जिस सोच की वजह से या जो इनकी पॉलिसी थी जिसकी वजह से यूक्रेन की जंग शुरू हुई कि रशिया को प्रवोक करना है, जो मैडनेस दिखाई गई वो तो अभी खत्म नहीं हुई है। यानी वो रशिया के साथ किसी अमन मुआहदे के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मजीद उसको कंटेन कर रहे हैं, उसके तमाम बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं। रशिया कह रहा है कि भाई वो जंग ही इसलिए लड़ रहा है कि उसके बॉर्डर्स के ऊपर ये नेटो पीछे हटे और नेटो मजीद आगे बढ़ रहा है।
तो आप सोचिए कि रशिया कैसे पीछे हटेगा। रशिया तो जंग में उतरा हुआ है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, तो नेटो के ये इकदाम दुनिया को आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। अच्छा जी, इस्टोनिया डिटर्मिनेशन टू ज्वाइन टू रिसीव एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर वेपन्स पोज अ थ्रेट टू मॉस्को। और ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया ने इमीडिएटली 17% बढ़ा दिया है ड्रोन प्रोडक्शन को। अब ये देखें असलहे की दौड़ किस तरह से यहां पर लग रही है। 17% जो है वो रशिया ने अचानक इमीडिएटली, और ऑर्शनिक जो मिसाइल है उनका, उसको मजीद अगली सीरीज तैयार करने का भी पुतिन की जानिब से ऑर्डर कर दिया गया है। अच्छा, अगली खबर देखिए, यूरोपीय यूनियन प्लान्स WTO अल्टरनेटिव एज ट्रंप एस्केलेट टेररिस्ट, फाइनेंशियल टाइम। ये इतनी बड़ी तब्दीली वहां पर आ रही है कि वो पूरा जो WTO है उसको रीशेप करने की बात कर रहे हैं, और वजह सिर्फ अमेरिका है। और इसके साथ देखिए, USAID प्रपोज फंडिंग लिपेन लीगल फाइट स्पार्किंग अपरोर। जो मैरी लिपेन है उसकी जो एक लीगल उसके केसेस चल रहे हैं, उसमें उसको फंड करने के लिए अमेरिका जो है वहां पर स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट आई है कि वो ये करने जा रहे हैं, मैरी लिपेन को फंड करने जा रहे हैं। और मैरी लिपेन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा, खुद फ्रांस की लीडरशिप उसको अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझती है, और फ्रांस के बाद वो पूरे यूरोप में इस तहरीक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और अमेरिका उसको फंड कर रहा है। ओपनली ये बात सामने आ रही है। तो अब देखे ना कि मैक्रोन ग्रीनलैंड पहुंचा है, तो ये अमेरिका उनका पुराना इत्तेहादी है और वो अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो वेस्ट में अपनी एक लड़ाई है, अगर वो मिडिल ईस्ट में भी ये डबल स्टैंडर्ड्स रखेंगे तो दुनिया में, यानी कि देखें ना, मिडिल ईस्ट भी पीछे हटेगा, दुनिया भी उनका असली जो चेहरा है वो देख रही है। तो इसलिए ये ऑर्डर ओवरऑल तो कोलैप्स हो रहा है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस, WTO, UN, बाकी आलमी अदालतें, इनकी कोई वैल्यू नहीं रही है, और ट्रेड में कोई ज़ाब्ता और उसूल नहीं है, जो चाहे वो जोर जबरदस्ती कर दे। जो न्यूक्लियर इदारा है उसकी कोई अहमियत नहीं है कि जब चाहे अमेरिका और इजराइल हमला कर देंगे तो आपके लिए कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये दुनिया का जो ऑर्डर है वो मजबूरी तौर पर कोलैप्स हो रहा है। अब इसका नया जो ऑर्डर बनेगा वो कौन बनाएगा, किस तरह बनेगा, नए नक्शे बनेंगे, लेकिन बनाने वाला कौन होगा ये बहरहाल वक्त बताएगा। लेकिन जो मौजूदा निजाम है वो सारे का सारा कोलैप्स हो रहा है। और पिछला जो निजाम था उसका एक प्रोजेक्ट था इजराइल, तो क्या इजराइल एज अ प्रोजेक्ट रहेगा, एक्सपैंड होगा, या फिर खत्म हो जाएगा, ये भी वक्त बताएगा। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रखा करेगा जी। अल्लाह हाफिज।